Yes people, चलिए यारो 100% फोकस यहाँ पर है. We are going to wrap up the entire regulation in the least possible time. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोगों ने एक पूरा जो चार्ट पढ़ा था ना, इस चार्ट को रिवाइज करते हैं. अगर ये चार्ट दिल में उतर जाता है तो हमारा सब्सटैंशियल पोर्शन, द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशन इज सॉर्टेड. डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2021. मुझे बताओ कि कितने प्रकार के डीलिस्टिंग होते हैं? दो वॉलेंटरी एंड कंपल्सरी. वॉलेंटरी लिस्टिंग हम खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ना चाहते हैं. अगर एक कंपनी खुद से स्टॉक एक्सचेंज से जाना चाहती है, दैट इज वॉलेंटरी लिस्टिंग. और अगर उसने कोई डिफॉल्ट किया है और स्टॉक एक्सचेंज लात मार के उसको निकाल रहा है, दैट इज कंपल्सरी डिलिस्टिंग. वॉलेंटरी डिलिस्टिंग के 3 केसेस हो सकते हैं. वॉलेंटरी डिलिस्टिंग फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, और voluntary delisting from few recognized stock exchange but the share continue to be listed at one stock exchange having nationwide trading terminal. And third is voluntary delisting from all stock exchange having nationwide trading terminal but it is a case of a small company. केस 1, केस 2, केस 3 दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए. केस 1 के अंदर एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना कंपलसरी है. केस 2 में एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है. केस 3 के अंदर एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना कंपलसरी है. डिफरेंस है केस 1 और 3 के अंदर ऐसा कि केस 1 में जब हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी देते हैं, एग्जिट प्राइस विल बी डिटरमिन्ड बाय बुक बिल्डिंग मेथड. केस 3 में एग्जिट प्राइस विल बी डिटरमिन्ड बाय द कंपनी. बस ये मेजर चीज है. एक और चीज ध्यान रखना, केस 1 के अंदर 90% शेयर्स हैव टू बी acquired by promoter. केस 3 में you have to obtain 90% consent from पब्लिक शेयर होल्डर. पब्लिक शेयर होल्डर से 90% कंसेंट लेना है केस 3 में. केस 1 में टोटल शेयर्स के 90% शेयर्स आपके पास होने चाहिए. केस 1 के अंदर प्राइस डिटरमिन होगी बुक बिल्डिंग से. केस 3 में प्राइस डिटरमिन होगी बाय द कंपनी. एग्जिट ऑफर केस 1 में भी देना है, एग्जिट ऑफर केस 3 में भी देना है. केस 2 में एग्जिट ऑफर देना नहीं है, तो ये सब टाइम पास होता नहीं है. एक लास्ट टाइम वापस रिवाइज करा रहा हूं कि केस 1, 2, 3 कौन से केसेस होते हैं. केस 1 व्हेन यू आर गेटिंग योर शेयर्स डीलिस्टेड फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज हैविंग टर्मिनल. Case 2, when you're getting your share delisted from few stock exchange, but it continue to be listed at least at one stock exchange having nationwide trading terminal. And the last one is when you're getting your share delisted from all the stock exchange having nationwide trading terminal, but this is the case of a small company. चलो, ये सब कुछ होता है. अब आते हैं प्रोसीजर पे. रुक जा. सुना, पहले एक बार फटाफट से प्रोसीजर बताऊंगा टाइमलाइन को इग्नोर करते हुए. 100% फोकस ऑन द स्क्रीन. अपॉइंट मर्चेंट बैंकर. हेलो. अपॉइंट मर्चेंट बैंकर सबसे पहले आ गया. इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट. 100% फोकस ऑन द स्क्रीन. इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट. बोर्ड मीटिंग हमें किसको इन्फॉर्म करना है? स्टॉक एक्सचेंज. देयर आफ्टर वी हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. वी हैव टू गिव इन प्रिंसिपल अप्रूवल का एप्लीकेशन. वी गेट इन प्रिंसिपल अप्रूवल. वी हैव टू डिपॉजिट मनी इन दी एस्क्रो अकाउंट. एस्क्रो अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं हम अपर एंड पे, हायर कैप के हिसाब से. डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट और फिर पूरा गाना चालू कर दो. डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद में हम दे देंगे उनको लेटर ऑफ ऑफर. वो लोग करेंगे बिडिंग, हम डिटरमिन करेंगे प्राइस, उसके बाद में 90% अक्वायर करेंगे, पेमेंट करेंगे और फाइनल एप्लीकेशन देंगे. डिस्पैच लेटर ऑफ ऑफर, बिडिंग पीरियड हुआ, प्राइस डिटरमिन किया, 90% शेयर्स अक्वायर किया, पेमेंट किया, फाइनल एप्लीकेशन डीलिस्टिंग. सर ये याद नहीं रहेंगे इतने सारे, मैं बताता हूँ याद रहेंगे. 7 पॉइंट्स आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर ओनली अबाउट टेकिंग आशीर्वाद. याद आ रहा है? हमें सबसे पहला आशीर्वाद देना होता है बोर्ड मीटिंग, बोर्ड से. वो हमें इन्फॉर्म करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को. दूसरा आशीर्वाद शेयर होल्डर से. तीसरा इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, वो मिल भी गया. फाइनल एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, वो मिल भी गया. तो इवेंचुअली 7 पॉइंट्स आर मियरली अबाउट टेकिंग अप्रूवल. बोर्ड रेजोल्यूशन, इन्फॉर्म टू स्टॉक एक्सचेंज, स्पेशल रेजोल्यूशन, इन प्रिंसिपल अप्रूवल का एप्लीकेशन, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया, फाइनल एप्लीकेशन का एप्लीकेशन, फाइनल अप्रूवल मिल गया. 7 पॉइंट्स आर ओनली अबाउट टेकिंग आशीर्वाद फ्रॉम दीज 4 पीपल. दैट इज वेरी इजी. क्या आशीर्वाद ले लिया हमने सबसे पहले बोर्ड मीटिंग का. बोर्ड मीटिंग, इन्फॉर्म कर दिया स्टॉक एक्सचेंज, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, इन प्रिंसिपल की अप्रूवल की एप्लीकेशन मिल भी गया. 5 पॉइंट यहीं पे. लास्ट के 2 पॉइंट फाइनल एप्लीकेशन और वो भी मिल भी गया. 7 पॉइंट्स तो इजी हो गए. उसके बाद में गाना शुरू कर देते हैं हम. कहां पे? जैसे ही हमने इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया, फिर हम लोग डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देते हैं, एस्क्रो में पैसा जमा कराते हैं और फिर गाना शुरू कर देते हैं कि हम डिस्पैच कर देंगे लेटर ऑफ ऑफर,
बिडिंग चालू हो जाएगी, डिटरमिन करेंगे एग्जिट प्राइस 90% टू बी एक्वायर्ड, पेमेंट टू बी मेड। तो ये पूरे पिक्यूलियर पॉइंट साथ में चलते हैं कि हमने डिस्पैच किया लेटर ऑफ ऑफर, बिडिंग आएगी, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट प्राइस, पेमेंट टू बी मेड, एंड लास्ट पॉइंट आ जाएगा क्या, पेमेंट टू बी मेड इज लास्ट पॉइंट ओनली। 90% शेयर्स हैव टू बी एक्वायर्ड एंड उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट हैज टू बी मेड। बचे कौन से पॉइंट, एक शुरुआत में इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, तो बाद में आता है डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। तो इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, एस्क्रो एंड मर्चेंट बैंकर। अब इसको सीक्वेंस में बिठाएं, मर्चेंट बैंकर, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, बोर्ड अप्रूवल, इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज, स्पेशल रेजोल्यूशन, अप्लाई फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, एस्क्रो, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, एंड देन गाना चालू कर दो उसके बाद में, दैट यू गिव लेटर ऑफ ऑफर टू एवरीवन, बिडिंग पीरियड, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, 90% शेयर्स टू बी एक्वायर्ड, पेमेंट टू बी मेड। 2 लोगों का आशीर्वाद बच गया, फाइनल एप्लीकेशन, अप्रूवल मिल गया। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। So we can comfortably remember all the points. अब यहाँ पे ध्यान रखो, एक जगह पे ट्रिकी आप गलती कर दोगे। 3 स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ। पहला, स्पेशल रेजोल्यूशन जब हम पास करते हैं तो हमें नॉर्मल कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी ही है, दैट वोट्स इन फेवर शुड बी 3 टाइम्स ऑफ वोट पास्ड अगेंस्ट इट। बट एक स्पेशल कंडीशन भी यहाँ पे ध्यान रखनी होती है, दैट वोट इन फेवर बाय पब्लिक शेयर होल्डर शुड बी ट्वाइस एज कंपेयर टू वोट पास्ड अगेंस्ट देम। दैट इज वन स्पेशल थिंग। सेकेंड स्पेशल थिंग इज कि अगर प्रमोटर ने, जब अक्वायरर ने 90% अक्वायर किए, वो जिस प्राइस पे आए, इफ दैट प्राइस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ही कैन गिव अ काउंटर ऑफर। वो काउंटर ऑफर दे सकता है और उसके बाद में उस काउंटर ऑफर पे गेम चलेगा कि अगर पब्लिक मान लेती है, अगर मान लीजिए बोल लेते हैं हाँ इस काउंटर ऑफर पे चलेगा, तो वो काउंटर ऑफर पे आगे बढ़ेंगे। और मान लो 90% पब्लिक बेचना नहीं चाहती है तो बात वहां पे खत्म हो जाएगी। तो काउंटर ऑफर से गेम ही बदल जाता है। तो जब डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस में एक प्राइस आता है, तब प्रमोटर इफ इज नॉट हैप्पी विद दैट प्राइस, ही कैन गिव अ काउंटर ऑफर। दैट इज स्पेशल पॉइंट। एक और स्पेशल पॉइंट लास्ट में आता है, मान लीजिए काउंटर ऑफर वगैरह नहीं दिया था, कुछ नहीं हुआ, 90% आपने कट ऑफ पे एक्वायर कर लिए, जो रिमेनिंग बच गए 10%, दे हैव अ राइट टू सेल देयर शेयर एट द कट ऑफ प्राइस फॉर द एंटायर 1 ईयर आफ्टर द डीलिस्टिंग। ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। वापस रिपीट करता हूं, 3 पॉइंट कौन से, स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर नॉर्मल 3:1 के रेशियो के अलावा पब्लिक शेयर होल्डर का 2:1 का भी ध्यान रखना है। प्रमोटर इफ इज नॉट हैप्पी, ही कैन गिव अ काउंटर ऑफर, फिर पूरी दुनिया बदलती है, एक नया प्रोसीजर आता है। और लास्ट में कि जो लोग 10% में नहीं आए, 90% जो एक्सेप्ट हो गए, ठीक है, जो एक्सेप्ट नहीं हुए, दे आल्सो हैव अ राइट टू सेल देयर शेयर एट द कट ऑफ प्राइस फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। आर यू ऑल विथ मी? वेरी इजी। इसके बाद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेकंड प्रोसीजर पे जाते हैं, वेयर द कंपनीज शेयर आर गेटिंग डीलिस्टेड फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज बट द शेयर कंटिन्यू टू बी लिस्टेड एट एटलीस्ट 1 स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। लाइफ है ही नहीं, यहाँ पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी नहीं है, कुछ नहीं करना है। बोर्ड मीटिंग, उसका इन्फॉर्म कर दो स्टॉक एक्सचेंज, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लो, बात खत्म। 7 में से 4 आशीर्वाद लेने और बात यहाँ पे खत्म हो जाती है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल हो गया, बोर्ड मीटिंग, इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लो। इसके पीछे एक पब्लिक नोटिस दे दो। जैसे हम नॉर्मल केस में एक इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको सिंगल पब्लिक नोटिस देना है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है, डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट ऑफ डीलिस्टिंग इन द फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट पोस्ट डीलिस्टिंग। तो 2 पॉइंट है, पब्लिक नोटिस और आपको ये जो डीलिस्टिंग हुआ है इसका डिस्क्लोजर देना है अपनी एनुअल रिपोर्ट में। लाइफ इजी है, दैट्स इट। तो 4 पॉइंट तो रिपीटेटिव है, 2 नए पॉइंट आते हैं, पब्लिक नोटिस और 1 पॉइंट सिंपल आ गया कि आपको अपनी पहली एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है। एग्जिट अपॉर्चुनिटी है नहीं तो लाइफ इजी है। अब यहां पे आते हैं, ध्यान रखना, स्मॉल कंपनी को अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है तो वहां पे एग्जिट प्राइस इज डिटरमिन बाय द कंपनी, ये हमको पता है। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो इसमें जो आशीर्वाद वाले पॉइंट है वो तो एज इट इज है ना, देख लो। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग, इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज, स्पेशल रेजोल्यूशन, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल भी गया। उसके बाद में फाइनल एप्लीकेशन डीलिस्टिंग ऑर्डर। द 7 पॉइंट्स आर एज इट इज। जो स्पेशल रेजोल्यूशन की स्पेशल कंडीशन है वो भी एज इट इज, दैट वोट पास्ड बाय पब्लिक शेयर होल्डर शुड बी ट्वाइस एज कंपेयर टू वोट कास्ट अगेंस्ट इट, ये भी सेम हो गया। अब एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, पहला आ गया अपॉइंट मर्चेंट बैंकर, वो भी सेम है। उसके बाद में हमने एक्स्ट्रा पढ़ाई क्या है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे इतना सा आ जाएगा, लेटर टू ऑल पब्लिक शेयर होल्डर। जैसे कि हमने स्पेशल केस लीगल रिक्वायरमेंट ऊपर पढ़ा था, केस 3 में यू डोंट हैव टू अक्वायर 90% शेयर्स, यू जस्ट हैव टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ 90% ऑफ द टोटल पब्लिक शेयर होल्डर। तो यहां पे यू गिव लेटर टू ऑल द पब्लिक शेयर होल्डर, गिविंग देम ऑल द डिटेल्स कि हम डीलिस्ट कर रहे हैं, इस कारण से हम ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और हमें आपकी कंसेंट चाहिए। यू हैव टू ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम 90% पब्लिक शेयर होल्डर। वंस यू ऑब्टेन कंसेंट, जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी बेचना चाहते हैं उनको पेमेंट कर दिया कंसिडरेशन का, बात खत्म, गेम ओवर। डोंट यू थिंक ये तो और आसान हो गया? एफर्ट्स लेने हैं सिर्फ फर्स्ट प्रोसीजर को याद करने के लिए, उसके बाद बाकी प्रोसीजर अपने आप दे फॉलो इन प्लेस। लास्ट के अंदर क्या किया, 7 पॉइंट्स आशीर्वाद वाले एज इट इज आ गए।
अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर एज इट इज आ गया, बात खत्म। अब बीच में हमने 2 ही तो पॉइंट ऐड कर लिए कि आपको लेटर देना है सबको और सबका क्या लेना है, कंसेंट 90% का। एज इजी एज दैट, ओवर, गेम इज ओवर। अब जाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम टू कंपल्सरी डिलिस्टिंग। कंपल्सरी डिलिस्टिंग में स्टेप इज वेरी इजी, यू फॉर्म अ पैनल, पैनल गिव्स अ पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस, जो लोगों के ऑब्जेक्शन है वो कंसिडर करने के बाद पैनल गिव्स देयर डिसीजन, अनदर पब्लिक नोटिस अबाउट द डिलिस्टिंग ऑर्डर। 4 पॉइंट है, पैनल बनाओ, पब्लिक नोटिस दो, पैनल का ऑर्डर आया, पब्लिक नोटिस दो, पैनल बनाओ, पब्लिक नोटिस दो, पैनल का ऑर्डर आया, पब्लिक नोटिस दो। दैट्स द 4th स्टेप। पैनल बनाया, पैनल ने पहला पब्लिक नोटिस दिया, दैट इज फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन। फिर ऑब्जेक्शन सुनने के बाद में पैनल फाइनल डीलिस्टिंग ऑर्डर देता है और लास्ट पब्लिक नोटिस में वो बता देते हैं कि हम इस कंपनी के शेयर को डीलिस्ट कर चुके हैं। एज इजी। तो हमें जो कंपल्सरी डिलिस्टिंग है उसमें से एक चीज ध्यान रखनी है कि आखिर पैनल में कौन कौन लोग होते हैं। आपको याद होगा तो हमने कुछ इस प्रकार से पढ़ा था कि पैनल को बैलेंस रखा गया है उन्होंने, कुछ इन्वेस्टर रिप्रेजेंटेटिव हैं और कुछ स्टॉक एक्सचेंज रिप्रेजेंटेटिव है। देखते हैं ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पैनल, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सबसे पहला पॉइंट आता है, 2 डायरेक्टर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वन ऑफ whom shall be a public representative। 2 डायरेक्टर होने चाहिए जिनमें से एक होना चाहिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। इजी इजी, 2 डायरेक्टर होंगे जिसमें से एक होगा आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। वंडरफुल। नेक्स्ट, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन्वेस्टर एसोसिएशन, एक इन्वेस्टर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव। तो 2 डायरेक्टर लिए, उसमें से एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक इन्वेस्टर रिप्रेजेंटेटिव आ गया। उसके बाद में 1 रिप्रेजेंटिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और आरओसी, फिर एक आ गया जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड लास्ट आ गया एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। समझना अच्छे से, 4 पॉइंट, तकरीबन 5 लोग आए। पहले पॉइंट में 2 डायरेक्टर्स है स्टॉक एक्सचेंज के, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। ओके, दूसरे में एक इन्वेस्टर रिप्रेजेंटेटिव ही आया, इन्वेस्टर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड में एमसीए आरओसी का रिप्रेजेंटेटिव। फोर्थ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां पे कुछ ऐसा समझो आप कि ये जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से हो गया, ये यहां पर एक स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से हो गया, यहां पर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो गया और यहां पर एक इन्वेस्टर रिप्रेजेंटेटिव हो गया। 2 और 2 और एक आ गया एमसीए और आरओसी की तरफ से। वापस रिपीट कर रहा हूं, पैनल में कौन होगा। अगर कंपलसरी पे गलती से भी क्वेश्चन आता है तो मेन मार्क्स रहेंगे पैनल के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो पैनल में कौन रहेगा, 2 डायरेक्टर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वन ऑफ हुम शुड बी अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन्वेस्टर एसोसिएशन, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमसीए और आरओसी एंड 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये पैनल बन गया। ये पब्लिक नोटिस देते हैं इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन, जिसमें 15 दिन का समय मिलता है अपना ऑब्जेक्शन देने के लिए। ओके, उसके बाद में डीलिस्टिंग ऑर्डर पास कर देते हैं और उसके बाद में एक और पब्लिक नोटिस दे देते हैं कि हम इस कंपनी को डीलिस्ट कर चुके हैं। सर डीलिस्ट कर दिया तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे, यस। एग्जिट प्राइस कौन डिटरमिन करेगा, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स अपॉइंटेड बाय देम। देखो ध्यान से, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स अपॉइंट करेगा सेबी यहां पे, उसके बाद में वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स फेयर प्राइस डिटरमिन करेंगे और प्रमोटर को कंपल्सरीली उस फेयर प्राइस पे पब्लिक, जो भी पब्लिक शेयर होल्डर हैं उनके शेयर्स खरीदने होंगे। वापस आई रिपीट कि इन 4 स्टेप में जिन कंपनीज का कंपल्सरी डिलिस्टिंग हुआ है, इन 4 स्टेप मतलब पैनल, पब्लिक नोटिस, डिलिस्टिंग ऑर्डर, पब्लिक नोटिस, इन 4 स्टेप में जिन कंपनीज का कंपल्सरी डिलिस्टिंग हुआ है वहां पे एग्जिट ऑफर विल बी डिटरमिन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अपॉइंटेड बाय सेबी। सेबी ने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अपॉइंट किया, इस पैनल वगैरह से मिलके इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अपॉइंट कर दिया। वो एक प्राइस देता है, प्रमोटर को उस प्राइस के ऊपर ही सबको पे करना होगा कंपल्सरीली। सो दैट इज ऑल अबाउट डीलिस्टिंग। ये सबसे सब्सटैंशियल पार्ट डीलिस्टिंग का यही हो चुका है। इसके बाद में अगर हम नोट्स में जाने की कोशिश करते हैं तो नोट्स के अंदर कुछ इजी पॉइंट्स दिए हुए हैं। डीलिस्टिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आते हैं मेन चीज, यहां पे सर्कमस्टेंसेस वेयर डीलिस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। 4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होते हैं कि इन 4 सर्कमस्टेंसेस में डीलिस्टिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आपने बायबैक किया है उसके 6 महीने तक डीलिस्टिंग नहीं कर सकते। प्रेफरेंशियल इशू किया है 6 महीने तक डीलिस्टिंग नहीं कर सकते। अगर आपके लिस्टिंग को 3 साल नहीं हुए आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते। और अगर आपकी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग है तो आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते। बायबैक प्रेफरेंशियल इशू से 6 महीने तक डीलिस्टिंग नहीं कर सकते। आपको लिस्टिंग हुए 3 साल पूरे नहीं हुए आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद में ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़े थे हमने। ये स्पेशल पॉइंट सिंपल है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा है कि आप कंपनी का पैसा यूज नहीं कर सकते कभी भी डीलिस्टिंग का ऑफर देने के लिए, या फिर अक्वायरर जो है वो कभी भी डीलिस्टिंग के अंदर, अक्वायरर शैल नॉट प्रपोज डीलिस्टिंग अगर उसने क्या किया है, उसने इक्विटी शेयर्स बेचे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स प्रायर टू इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। मतलब अगर पिछले 6 महीने में आपने शेयर्स बेचे हैं कंपनी के प्रमोटर ने, एक्वायरर ने, तो 6 महीने के अंदर डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है वो। और लास्ट में सिंपल कि आप किसी भी प्रकार से फ्रॉड नहीं करोगे। यू कैन नॉट एम्प्लॉय डिवाइस स्कीम आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड, यू कैन नॉट एंगेज ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस टू डिफ्रॉड, यू कैन नॉट एंगेज इन एनी एक्ट और प्रैक्टिस टू डिफ्रॉड।
यहां पे ध्यान रखना है कि ऊपर के 4 पॉइंट्स एकदम रट्टोफाई दिमाग में क्लियर होने चाहिए, और ये जो पॉइंट्स एक बार अच्छे से समझ में आने चाहिए। 4 पॉइंट्स क्या? बायबैक प्रेफरेंशियल इशू के 6 महीने के अंदर डीलिस्टिंग नहीं हो सकता, एक कंपनी लिस्टिंग हुई है 3 साल के अंदर डीलिस्टिंग नहीं करा सकती, एंड लास्ट पॉइंट कि अगर मान लीजिए कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग तो डीलिस्टिंग नहीं हो सकती। क्लियर। उसके बाद में वॉलंटरी डीलिस्टिंग, यहाँ पे पूरा उसी का थ्योरी जो हमने पढ़ा है वो आता है, और यहाँ पे वही सारे पॉइंट जो हमने पढ़े वो यहाँ पे डिटेल के अंदर आते हैं कि ये स्टेप आपको फॉलो करना है, रुकना भी। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है यहाँ पे, जो हमारा देखना बाकी है, What do you mean by a small company? हमने पूरा प्रोसेस देखा, स्मॉल कंपनी क्या होता है नहीं देखा। There are 3 conditions, we can even say 4, but 3 कंडीशन दिए तो there are 3 conditions जो कि कंप्लाई करती है, वो होती है एक स्मॉल कंपनी। पहला, उनका पेड अप कैप शुड नॉट बी एक्सीडिंग 10 करोड़, their network should not be exceeding 25 crore, it should not be suspended, एंड लास्ट में ये जो शेयर है, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी ट्रेडेड ऑन ईच सच रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द 12 कैलेंडर मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग इज लेस देन 10%। मतलब क्या होता है, वो कंपनी कैसी होनी चाहिए? नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। तो यहां पे 3 चीजें आती हैं, ना तो उस कंपनी का पेड अप कैप 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ना तो उस कंपनी का नेटवर्थ 25 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ना ही वो कंपनी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होनी चाहिए, और ना ही उस कंपनी का सस्पेंशन होना चाहिए। 4 नॉट आते हैं। वापस बोलता हूं, स्मॉल कंपनी तब सेटिस्फाई होगी चारों कंडीशन कंप्लाई होती है, पेड अप कैप 10 करोड़ से ज्यादा नहीं, नेटवर्थ 25 करोड़ से ज्यादा नहीं, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं, सस्पेंडेड नहीं, ये चारों कंडीशन कंप्लाई करते हैं, तब आप कहलाते हैं एक स्मॉल कंपनी। चलो ठीक है, रुक जाओ। उसके बाद में यहां पे लाइफ इज ईजी, यहां पे भी लाइफ इज ईजी। चलो लाइफ इज इजी। रुको, एडिशनल टॉपिक के पहले एक चीज और हमें पता होनी चाहिए। अभी तक हमने सब कुछ पढ़ लिया, मेन चैप्टर के अंदर यहां तक होना चाहिए कंट्रोल। फिर टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड समथिंग जो हमें पता है, तो इट इज वंडरफुल। जब डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2021 आया था, उन्होंने टाइम पीरियड में बहुत सारा एडिशन किया है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बोर्ड मीटिंग शुड बी हैपनिंग विद इन 21 डेज फ्रॉम इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। ओके, बोर्ड मीटिंग हो गई, उसकी विद इन 45 डेज स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट के 21 डेज में बोर्ड मीटिंग, उसके 45 डेज के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन। एप्लीकेशन आपको देनी है विद इन 15 डेज फ्रॉम स्पेशल रेजोल्यूशन और एनी अदर आउटस्टैंडिंग अप्रूवल। कोई और अप्रूवल बाकी था तो वो मिला, या स्पेशल रेजोल्यूशन मिला, उसके 15 दिन के अंदर आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन दे देनी है। आपने एप्लीकेशन दी, उसके 15 दिन के अंदर आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाना चाहिए। होता है एक्सेप्शन या रिजेक्शन, उनको रिप्लाई करना है विद इन 15 डेज। एक पॉइंट याद रखना, यहां पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल का रिप्लाई कितने दिन में आना चाहिए? 15। और वहीं केस 2 में 30। याद आ रहा है ना? केस 1 में दे हैव टू, स्टॉक एक्सचेंज हैज टू अप्लाई विद इन 15 डेज, बट केस 2 के अंदर दे हैव टू अप्लाई विद इन 30 डेज, दे कैन रिप्लाई विद इन 30 डेज। फिर आगे बढ़ते हैं, एस्क्रो में कब? डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के पहले। अब यहां से टाइम पीरियड फास्ट हो जाएगा। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट की विद इन 1 डे फ्रॉम रिसीविंग अप्रूवल। अप्रूवल आते ही 1 दिन के अंदर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के 2 दिन के अंदर डिस्पैच कर दो लेटर ऑफ ऑफर, और उसके 7 दिन के अंदर, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के 7 दिन के अंदर आपका बिडिंग पीरियड चालू चाहिए। बिडिंग पीरियड वुड बी फॉर 5 डेज। फाइनल एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज आप देंगे विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम पेमेंट। पेमेंट करने के 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको फाइनल एप्लीकेशन देना है, एंड दे हैव टू रिप्लाई यू विद इन 15 डेज। इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट इवन इफ यू सी दिस रिविजन मल्टीपल टाइम, तो आप उन पॉइंट्स को आराम से याद रख पाएंगे। ये होता है। इसके बाद में ज्यादा फोकस नहीं है। यहां पर हो गया, यहां पर हो गया ये। यस 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 यस, रुकना, अभी जाना नहीं। कुछ खास है नहीं। यस, सुना मेरी बात को? अभी जो काउंटर ऑफर की दुनिया है ना, ये एकदम अलग है, एकदम ही अलग दुनिया बना रखी है इन्होंने। क्या कह रहा, संभालो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इधर आओ, फोकस करो। काउंटर ऑफर की दुनिया एकदम ही अलग है। तो मान लीजिए कहां तक सेम चलेगा, जहां तक हम लोगों ने उन लोगों की बिड ले ली थी। बिड लेने के बाद में हम लोगों ने जैसी कट ऑफ प्राइस कैलकुलेट किया, कट ऑफ आया 450 पे। प्रमोटर कह रहा है मैं 450 पे एक्वायर नहीं कर सकता, मैं एक काउंटर ऑफर दे रहा हूं 410 रुपीज का। 410 पे आई एम रेडी टू एक्वायर ऑल ऑफ योर शेयर्स, आर यू रेडी टू सेल और नॉट? तो उसने अपने काउंटर ऑफर दे दिया। काउंटर ऑफर के अंदर पूरा गेम वापस शुरू होता है पब्लिक अनाउंसमेंट से। देन पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ काउंटर ऑफर हैज टू बी गिवन। काउंटर ऑफर का पब्लिक अनाउंसमेंट वापस दिया जाएगा। इट हैज, पहले टाइम पीरियड छोड़ दो, काउंटर ऑफर का पब्लिक अनाउंसमेंट दिया जाएगा। देयर आफ्टर वो काउंटर ऑफर का पब्लिक अनाउंसमेंट शुड बी पब्लिश्ड। ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट हमने दिया, उसको फिर हमने पब्लिश भी कर दिया। उसके बाद में डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, इसको इग्नोर कर दो। फिर हमें लेटर ऑफ ऑफर वापस डिस्पैच करना है। क्यों?
पिछले लेटर ऑफ ऑफर में तो आपने कहा था बुक बिल्डिंग होगी ना, यहां पे तो आके फिक्स प्राइस दे रहे हो, राइट, काउंटर ऑफर। तो यहाँ पे वापस आपको लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच करना है, उसके बाद में वापस बिडिंग होगी, वापस बिडिंग पीरियड क्लोज होगा, वापस आप एक पब्लिक अनाउंसमेंट देंगे, आप एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्ट, और फाइनली आप पेमेंट करेंगे। मतलब आप ये समझो कि अगर आप, अपन ने पूरी कहानी पढ़ी थी कि हम लोग क्या करते हैं, लेटर ऑफ ऑफर देते हैं, बिडिंग लेते हैं, बिडिंग में हम कैलकुलेट करते हैं, फिर 90% अक्वायर करते हैं, पेमेंट करते हैं। यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करते टाइम एक स्टेप पहले ये प्राइस पसंद नहीं आई है, तो हम वापस काउंटर ऑफर देते हैं, तो गेम जो डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट है वहां से गेम वापस शुरू होता है। अब हम काउंटर ऑफर का नया पब्लिक अनाउंसमेंट देते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉपी न्यूज़पेपर वगैरह में भी दे देते हैं, उसके बाद में ये एक नया लेटर ऑफ ऑफर देते हैं, नया बिडिंग पीरियड चालू होता है, सब लोग वापस फ्रेश तरीके से बिडिंग करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हाँ हमें इतने शेयर, बिडिंग क्यों करते हैं, आप प्राइस नहीं बिड कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम इस प्राइस पे बेचने को रेडी हैं, there is no bidding at a price now, they're just saying that we are ready to sell these many shares। अगर 90% शेयर्स मिल जाते हैं तो व्यक्ति पेमेंट कर देता है, और लास्ट के 2 स्टेप तो सेम रहते हैं, फाइनल एप्लीकेशन फॉर फाइनल अप्रूवल एंड देन डीलिस्टिंग ऑर्डर। यहां से गेम शुरू होता है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर, पर एक बार देखते हैं यहाँ पे, विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ रिवर्स बुक बिल्डिंग, जब आपका बुक बिल्डिंग खत्म हुआ उसके 2 दिन के अंदर यू टू डिसाइड कि मैं काउंटर ऑफर दे रहा हूं। फिर आपने 2 दिन में काउंटर ऑफर एक बार स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया, उसको पब्लिश करना है आपको न्यूज़पेपर के अंदर विद इन 4 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ बिडिंग। तो क्लोज ऑफ बिडिंग के 2 दिन के अंदर काउंटर ऑफर स्टॉक एक्सचेंज को दे दो, और क्लोज ऑफ बिडिंग के 4 दिन के अंदर उसको वापस न्यूज़पेपर में दे दो। ये कौन से न्यूज़पेपर में देना है, जिसमें आपने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दिया था, उन्हीं न्यूज़पेपर के अंदर। 1 इंग्लिश, 1 हिंदी एंड 1 वर्नैक्युलर। पहले रीजनल वर्ड यूज करते थे, वर्नैक्युलर यूज करते हैं। उसके बाद में आपने 4 दिन के अंदर विद इन 4 डेज फ्रॉम द क्लोजर आपको लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच भी कर देना है। विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट आपको अपना काउंटर ऑफर का बिडिंग चालू कर देना है, क्या आप अप्लाई कर सकते हो। विद इन 5 डेज फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ काउंटर ऑफर क्लोज हो जाएगा, मतलब वापस कितने दिन के लिए है, 5 दिन के लिए। उसके बाद में पब्लिक अनाउंसमेंट देना है 5 दिन के अंदर फ्रॉम क्लोजिंग, क्लोजिंग से 5 दिन के अंदर वापस पब्लिक अनाउंसमेंट देना है कि हाँ 90% आए या नहीं आए, और उसके 10 दिन के अंदर आपको पूरा पेमेंट वगैरह करके केस को पूरा लैप अप कर देना है फ्रॉम द क्लोजिंग। विद इन 10 डेज फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ काउंटर ऑफर आपको पूरा का पेमेंट का पूरा काम खत्म कर देना है। इट इज डैम वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर टाइम लाइन देयर ऑल्सो एंड टाइम लाइन हियर ऑल्सो। सुनना मेरी बात को, एबीसी एनालिसिस समझते हैं सब लोग। एबीसी एनालिसिस में वहां का टाइमलाइन तो ए है और यहां का टाइमलाइन समवेयर बी और सी के बीच में आता है। जनरली आई वुड हैव सेड कि टाइमलाइन को बिल्कुल इग्नोर कर दो बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिंस दिस इज अ न्यू अमेंडमेंट ऑफ 2021 का रेगुलेशन, अगर उनका एकदम मूड में आए तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसके ऊपर, काउंटर ऑफर पे। अगर काउंटर ऑफर पे क्वेश्चन आया, टाइमलाइन अगर हमें आती है तो हम एनीवेज 90% स्टूडेंट से बेहतर निकल जाते हैं। और अगर आप एक्चुअली देखोगे रटने के हिसाब से डिफिकल्ट नहीं है, रटने के हिसाब से डिफिकल्ट क्यों नहीं, 5 डेज 10 डेज तो दे रखा है, तो रटने के हिसाब से आसान है। उसको समझने में एक पॉइंट आपको कॉम्प्लेक्स कर देता है, ऑप्शन टू विड्रॉ द शेयर्स। ये पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा ही नहीं। अब सुनना इस पॉइंट के बारे में, ये क्या कह रहा है, केयरफुली थोड़ा सा स्लो डाउन होते हैं। हमने सबसे पहले कट ऑफ के अंदर लोगों ने बिड कर दिया था, पिछले बिडिंग में हमने कट ऑफ कैलकुलेट किया, लोगों ने बिड पहले से कर रखा है, हम यहाँ पे काउंटर ऑफर दे रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि मान लीजिए कट ऑफ आया था 450, ठीक है। अब हम जब काउंटर ऑफर दे रहे हैं 410 का, तो हम एक बेसिक प्रिजम्पशन क्या रखते हैं, जिन लोगों ने 410 से कम पे बिडिंग किया है वो तो यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट आने वाले हैं, क्योंकि वो तो 410 से कम में बेचने को रेडी थे ना। तो अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहता है तो व्यक्ति विड्रॉ कर सकता है। ऐसा क्यों दिया है सुनना, कुछ लोग क्या करते हैं, कम पे बिड करते हैं। उनका इंटेंशन पता है क्या होता है, दे आर नॉट इंटेंडिंग कि हमें इतने में बेचा तो चलेगा क्या, हमें पता है कि कम पे बिड करने का ये फायदा होगा कि वी विल बी सिलेक्टेड, हमें पैसा कितना मिलेगा, बिड प्राइस थोड़ी ना मिलता है, हमको तो क्या मिलता है, कट ऑफ प्राइस। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या। मान लो क्लास में आ गए सब लोग और मैंने कह दिया बिड करो, कुछ लोग बहुत कम पे बिड कर रहे हैं, उनका कम पे बिड करने का ये इंटेंशन नहीं है कि हमें कम पैसा मिले, उनको उसके अंदर एक्सेप्ट होना है, दे नो दे विल बी गेटिंग एट दी कट ऑफ प्राइस ओनली। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। मैं क्लास में आता हूं, मैं आके कह देता हूं आप सबको कि आप सबकी लिखी हुई नोटबुक, एग्जाम लिखने के बाद आपके पेपर्स हो चुके हैं, आपकी जो क्लास की लिखी हुई नोटबुक है मैं खरीदने को रेडी हूं, ठीक है। आप सब लोग बिड करो कि कितने में आप बेचने को रेडी हो, मैं सबकी लूंगा, मुझे चाहिए 50 नोटबुक्स, आप सब लोग बिड करो, कट ऑफ पे लूंगा। क्लास में है 200 लोग, अब कुछ लोगों को पता है उनकी नोटबुक में लेने वाला हूं, कुछ लोग सिर्फ 10 रुपीज बिड कर दिया। 10 का मतलब दे आर नॉट इंटेंडिंग टू सेल इट 10, उन्होंने कहा 10 डाला तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे ना, हमें पैसा कितना मिलने वाला है, कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस मान लीजिए गया 150 पे, तो 10 वाला सिलेक्ट तो हो गया पर उसको मिलता कितना है, 150।
तो इसलिए हर एक को ऑप्शन दिया जाता है काउंटर ऑफर के टाइम पे भी कि भाई कोई अगर विड्रॉ करना चाहता है वो विड्रॉ कर सकता है। क्वाइट कॉम्प्लेक्स, मैंने एकदम समरी में समझाने की कोशिश की, आई होप कि आपके दिमाग में बैठा हो। तो काउंटर ऑफर के टाइम पे भी एक बार एक ऑप्शन दिया जाता है कि जिन्होंने पहले बिड कर दिया था इससे कम में, वो विड्रॉ करना चाहे तो कर ले विद इन 10 days। दैट इज अबाउट काउंटर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। इसके बाद बाकी सब आसान है। कैंसिलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिटरी रिसीट्स, कि जो भी डिपॉजिटरी रिसीट्स आपकी पेंडिंग है डीलिस्टिंग के बाद में, दे हैव टू बी कैंसल्ड विद इन 1 year। कि अब आप शेयर्स को डिलिस्ट कर चुके हो तो जो भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिटरी रिसीट्स है दे हैव टू बी कैंसल्ड विद इन 1 year। गाइडलाइंस फॉर कंपल्सरी डिलिस्टिंग, अभी कहते हैं कि कभी भी अगर आप कंपल्सरी डिलिस्टिंग कर रहे हैं तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखो, एकदम सिंपल है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई साहब सबसे पहले आप ध्यान रखो SCRA, और याद आ रहा है क्या, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट बचपन में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि इंडियन ग्राउंड्स पे डिलिस्टिंग हो सकता है, नेगेटिव नेटवर्थ, फॉल्स एड्रेस, ये सारे ग्राउंड्स, उन सब की बात करें कि आपको इसका ध्यान रखना है। देन सारे रीजनेबल स्टेप लेंगे। प्रमोटर हुज इक्विटी शेयर्स आर प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विल कंसीडर द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एलिजिड नॉन कंप्लायंस बाय द कंपनी एंड द नंबर एंड परसेंटेज ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग हु मे बी अफेक्टेड। कहने का मतलब है देखा जाएगा डिलिस्टिंग करना है नहीं करना है, कि अरे यार ये कंपनी के इतने सारे पब्लिक शेयर होल्डर हैं डिलिस्टिंग नहीं करते हैं, तो डिलिस्टिंग करते टाइम क्या क्या चीजें कंसीडर की जाएगी कि उस कंपनी के, मैं एक और टेक्निकल वर्ड यूज करता हूं, फ्री फ्लोट शेयर्स कितने, समझ में आ रहा है? फ्री फ्लोट शेयर्स ज्यादा है तो सोच समझ के डिलिस्टिंग करेंगे, फ्री फ्लोट कम है तो डिलिस्टिंग कर देते ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज यहाँ पे रीजनेबल एफर्ट लिया जाएगा टू वेरीफाई द स्टेटस ऑफ कंप्लायंस, कि हम कंपनीज एक्ट वगैरह को कंप्लाई करते थे या नहीं। नेम ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर प्रपोज टू बी डिलिस्टेड एंड द प्रमोटर शैल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्लियरली बताएगा कि इन कंपनीज के शेयर्स को हम डिलिस्ट करने वाले हैं। देयरआफ्टर अप्रोप्रिएट केस में आप प्रोसिक्यूशन भी फाइल करेंगे, किसी को डिलिस्ट कर रहे हो आप, उसके अलावा आपको लगता है इनके अगेंस्ट सेपरेट केस होना चाहिए फ्रॉड वगैरह का, तो वो भी आप फाइल कर सकते हो। एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को लगता है तो वहां पे वाइंडिंग अप पिटीशन भी फाइल कर सकता है। ये क्या कह रहा है कि हम निकाल तो रहे ही हैं, साथ में आपके अगेंस्ट एक्स्ट्रा केसेस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लास में एक स्टूडेंट आता है, कल विशाल आता है, मैंने कहा विशाल ये आपकी क्या है, आपकी अजीब सा कुछ दिख रहा है, क्या हो गया? यहाँ देखा विशाल गन लेकर आया था क्लास में, भाई ये क्या चल रहा है? तो एक चीज़ तो मैंने क्या कह दिया कि विशाल मैं आपको क्लास से निकालता हूँ, ठीक है, मैंने उसके क्लास से निकाल दिया। अब साथ में मैं ये भी तो कह सकता हूँ अरे लेकिन एक लड़का गन लेके घूम रहा है, आई हैव टू रिपोर्ट टू पुलिस एज वेल, तो वो एक एडिशनल चीज हुई। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या कह रहा है कि हम आपको डिलिस्ट तो कर रहे हैं बट हमें लगता है ये केस में तो आपके अगेंस्ट फ्रॉड वगैरह पे केस भी होना चाहिए, तो वो भी स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं डिलिस्टिंग तो ठीक है, इस केस में हमें आपको वाइंडिंग अप भी करना है, तो वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। ये सब है कंपल्सरी वाइंडिंग अप के एक्स्ट्रा गाइडलाइंस, delisting extra guidelines। सिर्फ लास्ट 2 पॉइंट्स एंड विल बी ऑफ। delisting ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑन IGP, अगर IGP पे लिस्टेड है उनका डिलिस्टिंग होगा तो क्या होगा? सब कुछ सेम है, बोर्ड का आशीर्वाद ले लिया, स्पेशल रेजोल्यूशन ले लिया हमने, लेकिन रुकना मुझे बताओ, जब हमारा केस 1 और केस 3 होता है वॉलंटरी लिस्टिंग का, तो वहां पे रूल क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन का नॉर्मल रूल 3:1 का, एंड पब्लिक शेयर होल्डर्स वोट इन फेवर शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द वोट्स कास्टेड अगेंस्ट देम। यहां क्या लिखा है? The special resolution shall be acted only if the vote cast by majority of public shareholder are in favor। मतलब यहां पे स्पेशल कंडीशन में क्या आएगा? The votes casted by public shareholder in favor should be more than votes casted by public shareholder against it। बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद में आता है delisting प्राइस जो होगी that will be based on floor price, जो भी आपके एप्लीकेबल प्रीमियम होगा वो लगेगा, that is okay। Post offer shareholding taken together with the share standard should reach 75% of total issued shares of that class and at least 50% shares of public shareholder। यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना 90% शेयर्स अक्वायर करने पड़ेंगे, इनका क्या कहना है कि आपको कितने परसेंट शेयर्स अक्वायर करने पड़ेंगे? 75, और पब्लिक शेयर होल्डर्स से एटलीस्ट 50%। तो अगर आप पब्लिक शेयर होल्डर्स के 50 एंड ओवरऑल के 75 आप खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं, डिलिस्टिंग अलाउ कर दी जाएगी। और स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका भी आपको अप्रूवल लेना होगा, तो बोर्ड का अप्रूवल, स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल और शेयर होल्डर। अरे 7 आशीर्वाद तो यहाँ भी लेने ना, 7 आशीर्वाद यहां भी आएंगे। अरे 4 आशीर्वाद स्टॉक एक्सचेंज से लेते हैं, इन प्रिंसिपल फाइनल, बोर्ड से जो लेते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन, तो वो पॉइंट यहां पे भी आएंगे। यहाँ पे 90 की जगह 75-50 का स्पेशल कंडीशन आता है, और स्पेशल रेजोल्यूशन में जो स्पेशल कंडीशन 2:1 का होता है वो मेजॉरिटी का हो जाता है। ये स्पेशल केसेस हैं। और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि द इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड हैव बीन डीलिस्टेड, व्हेन कैन एन एप्लीकेशन बी मेड फॉर लिस्टिंग अगेन? एक बार डीलिस्ट करने के बाद वापस लिस्टिंग कब हो सकती है? अगर वॉलंटरी है तो कितने सालों में, और अगर कंपल्सरी है देन 10। तो वॉलंटरी है तो 3 सालों में आप वापस अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग के लिए, और अगर कंपल्सरी है तो 10 साल बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्शन है कि अगर आप इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर डिलिस्ट किए गए तो आप तुरंत भी आ सकते हो 3 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, या फिर अगर आप IGP से डिलिस्ट हुए तो वहां पे भी आप पे 3 और 10 का अप्लाई नहीं करेगा।
और अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर के भी डीलिस्ट हुए तो भी आप पे 3 और 10 अप्लाई नहीं करेगा। तो आईजीपी से, स्मॉल शेयर होल्डर से या इंसॉल्वेंसी के अंदर अगर आप डीलिस्ट हुए तो 3 और 10 अप्लाई नहीं करेगा। अदरवाइज वॉलंटरी के अंदर 3 साल बाद आ सकते हो और कंपल्सरी में 10 साल बाद आ सकते हो। दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर अ नाइस पेशेंस। वॉच दिस रिविजन अगेन सो दैट टू एंश्योर कि हर एक बारीक बात आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। थैंक यू सो मच।